स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने परीक्षार्थियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसी प्रक्रिया में उत्तर लेखन दक्षता या राइटिंग स्किल जिसको कहते हैं, अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए कई बार परीक्षार्थी बेहतर जानकारी के बावजूद बेहतर संप्रेषण नहीं कर पाते, जिसको राइटिंग स्किल कहते हैं, उत्तर लेखन क्षमता या दक्षता। इस कार्यक्रम को उन विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है जो किसी कारण से दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते, परंतु पूरे प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ वो तैयारी करते हैं, परंतु कई बार रणनीतिक चूक या जानकारी के अभाव में, जिसे हम गुणवत्ता का अभाव भी कहते हैं, वो चूक जाते हैं या कई बार चयनित तो हो जाते हैं परंतु अच्छा रैंक नहीं आ पाता। इसीलिए दृष्टि आईएएस ने उन परीक्षार्थियों को भी ध्यान में रखकर इस आंसर राइटिंग स्किल प्रोग्राम को प्रारंभ किया है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। हालांकि यह यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के लिए भी लाभकारी होगा। इस प्रक्रिया में 2021 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न आए थे मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन के, उनका संप्रेषण आप तक किया जा चुका है। इसी प्रक्रिया में अब 2020 के प्रश्नों का, हालांकि 3 प्रश्न आप तक पहुंच चुका है, ये चौथा प्रश्न है। तो 2020 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में जो समान अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न आए थे, उसका विश्लेषण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के लिए कार्य मैं संजीव श्रीवास्तव कर रहा हूं। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन को देखेंगे, तत्पश्चात एक प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसमें प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हुए कौन सा फिगर, मॉडल, डायग्राम देंगे ताकि एक बेहतर धारा प्रवाह के साथ उत्तर का निर्माण हो। और उत्तर तो आपको कहीं से मिल जाएगा, कई बार आप भी निर्मित कर लेते हैं, परंतु उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो ताकि अधिकतम आपको अंक आ सके, इसी बात का संप्रेषण टीम दृष्टि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहा है ताकि आप सीख सकें और अच्छे रैंक के साथ चयनित भी हो सके। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को और आगे की प्रक्रियाओं को समझते हैं। जो प्रश्न है विश्व के भौतिक भूगोल का है। अच्छी बात यह है कि यह 200 शब्द का है, अर्थात 12 अंक का है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 75% अंक आप आराम से निश्चित कर सकते हैं। कैसे, चलते हैं, देखते हैं इसको। यह प्रश्न 2 खंडों में बटा है। पहला खंड है ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की चर्चा, अर्थात जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, प्रश्न का, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज के कॉजेज से कंसर्न है। आपने शायद इसको देखा होगा, प्रश्न को तो समझ भी गए होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स इसको कंसर्न करना है। लेकिन यहां मैं एक बात इंडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं साक्षात्कार दिए या चयनित परीक्षार्थियों से भी जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिनको एटलीस्ट मुख्य परीक्षा का अनुभव है, उन परीक्षार्थियों से पूछने पर कि आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या सोचते हैं, तो एक कॉमन मिनिमम आंसर आया, मतलब लगभग सभी लोगों का, कि सर प्लेट टेक्टोनिक्स को यहाँ हम लिख देंगे जिससे कि ज्वालामुखी उद्गार स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं लिखना है, जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से संबंधित है केवल वही लिखना है। जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या क्या आएगा, तो जैसे अपसरण सीमा पर ज्वालामुखी किस प्रकार से, मैग्मा किस प्रकार से बाहर निकलता है, अभिसरण पर प्लेट के क्षेपण से, प्लेट के पिघलने से मैग्मा का निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होता है, वहां गर्त का निर्माण, वलित पर्वत का निर्माण, इनकी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हमें फोकस रहना है वोल्केनो पर, और वो तो कारण पूछा जा रहा है। उसी प्रकार संरक्षित सीमा पे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। और साथ में जो दूसरा पार्ट है वो है लावा के निक्षेपण से, डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, स्थल रूप। तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं प्रश्न का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन यही है, मतलब प्रश्न की मांग कि हमें ज्वालामुखी के कारणों को बताना है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स तो वैज्ञानिक व्याख्या करता है, प्लेट टेक्टोनिक्स के तीनों गति या सीमाओं पर ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होता है, परंतु ये ध्यान क्या रखना है, केवल हमें ज्वालामुखी वाले पार्ट को ही उत्तर में शामिल करना है, जो एक धारा प्रवाह, एक क्रमशः उत्तर के विकास प्रक्रिया जुड़े। और दूसरे चरण में हमें चलना है स्थल रूपों पर। ये 3 भाग में बटेगा, अर्थात हम प्रथम पार्ट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन के अंतर्गत ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें क्या मेंशन करना है। और फिर हम चलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर पे, अर्थात उत्तर का जो प्रस्तुतिकरण है
तो कितना शब्द, कौन सा मॉडल या डायग्राम हम कहाँ देंगे, उसकी चर्चा उस पर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में प्रश्न 2 भाग का है। फर्स्ट पार्ट कंसर्न हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। फर्स्ट पार्ट कंसर्न होगा प्लेट गति एवं जो सीमा है, लेकिन ध्यान रखना है हमें, वो ज्वालामुखी उद्गार से ही कंसर्न होना चाहिए। हमें उन तथ्यों की चर्चा नहीं करनी जो प्लेट टेक्टोनिक के अन्य विशेषताओं से संबंधित है। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और जो सेकेंड पार्ट है वो ज्वालामुखी स्थलाकृतियों की चर्चा करनी है। ओबियसली जो ज्वालामुखी स्थलाकृति हैं उनमें कंटेंट ज्यादा है, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसी में फिर इंट्रो और कंक्लूजन को हम शामिल कर लेंगे। ऑलमोस्ट इस प्रश्न में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन ही प्रेजेंटेशन होगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। तो सेकेंड हम चलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर पर, अर्थात उत्तर का जो प्रस्तुतिकरण होगा, उत्तर का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। इसमें जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन कहेंगे उसको हम, परिचय, वो हमेशा प्रश्न के पहले पार्ट से होता है। इसी को हम कहेंगे परिचय। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे उत्तर को, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण, तो प्लेट टेक्टोनिक से इसको हम सहसंबंधित कर देंगे। इसमें ज्वालामुखी उद्गार वो प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित कर देंगे और तब इंट्रोडक्शन बनेगा। इस पे लगभग हमें 15 शब्द खर्च करने होंगे, 15 वर्ड्स, 15 शब्द। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन से स्पष्ट हो भी गया था। अब इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट होगा, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स एवं ज्वालामुखी, इसमें हम अपसरण सीमा पर, अब देखो अधिकांश पुस्तकों में ज्वालामुखी क्रिया में अपसरण सीमा की चर्चा नहीं होती, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन देते हैं तो अच्छा रहेगा। अपसरण सीमा पर हम मैक्सिमम यहां पर 20 शब्द से 25 शब्द लेंगे। 20 ही शब्द रखते हैं क्योंकि अब अभिसरण पर हमें ज्यादा जाना होगा। 20 शब्द। जो अभिसरण है, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है और साथ ही साथ विश्व के जो छिद्र उद्गार से संबंधित ज्वालामुखी हैं वो इसी से संबंधित हैं, तो यहां हमें 50 शब्द की आवश्यकता हो सकती है उदाहरण के साथ। तो यहां पर हम लेंगे कम से कम 50 शब्द। अब ध्यान से देखिए, तो 15 शब्द 70 ये हो गया, 85 हो गया। और जो संरक्षित सीमा है, यहां भी हमें लगभग 20 शब्द की आवश्यकता होगी। 15 से 20 शब्द। तो ये फर्स्ट पार्ट है आंसर का। फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट आपने 100 से 105 शब्द का प्रेजेंटेशन बनाया। अब जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में हमें मेनली बताना है निर्मित स्थलाकृतियों को। इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियों को बताना है। इसमें सबसे पहले बनेगा सतह पर, या अभयांतरित ले लेते हैं पहले। अभयांतरित अर्थात इंट्रूसिव। इसमें 5 टर्म्स आएंगे, हम चार्ट देंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। 5 टर्म्स पे 5 शब्द से ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, फिगर के साथ मेंशन कर देंगे या इकट्ठा कर देंगे। 5 टर्म्स हैं या स्थलाकृति हैं, इसको हम 25 शब्द में खत्म करेंगे क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। इसके बाद आएंगे स्थल पर या भूपृष्ठ पर, तो पहले हो जाएगा पर्वतीय स्थलाकृति। इस पे हम खर्च कर सकते हैं 40 से 50 शब्द, 40 से 50 शब्द। और फिर आ जाएगा पठारी स्थलाकृति, इस पर हम खर्च करेंगे 20 शब्द। तो ध्यान से देखिए, लगभग 100 शब्द का आंकड़ा यहां पर आ गया। क्लियर हो रहा है। हम कुछ को छोड़ भी सकते हैं, चार्ट में दिखा देंगे, विश्लेषण करेंगे कम का, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रख के चलना होगा। तो ओवरऑल 15 और 15 के बाद ये 30 मान लीजिए, 30 और फिर ये 70, 100 हो गया। यहां पर 25 यदि 50 और 20 रखते हैं तो हो जाता है 95। तो ओवरऑल आप 5-10 शब्द कम रखेंगे तभी तो या उत्तर बढ़िया बनेगा। ये हम यहां मिटा दें, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यही आपके उत्तर का प्रेजेंटेशन होगा। इसी फ्लो में धारा प्रवाह के साथ आप उत्तर को आगे विकसित करेंगे। ठीक है, कुछ जो एप्रोप्रिएट मैप डायग्राम आएंगे, कम से कम इसमें 5 से 7 डायग्राम आएगा। कुछ कलेक्टिव दे देंगे, है ना, छोटे छोटे आप पेज के किनारे बनाते चलिए। अब चलते हैं हम लोग उत्तर पर, क्योंकि पहले हमने प्रश्न की समझ को आप तक संप्रेषित किया। प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से बनेगा, किस पॉइंट पे कितना हमें फोकस करना है, ये हमने बता दिया। थोड़ा बहुत आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत ही। और अब बताते हैं कि आखिर इसका उत्तर कैसे बनेगा, जिससे आप उत्तर लेखन क्षमता को बेहतर प्रकार से सीख सकते हैं। तो चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर के लिए जरूरी है पहले एक बार प्रश्न को फिर से हम लोग देख लें, या इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहीं से फिर प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि फ्रेश आपको दिखे। प्रश्न का जो पार्ट था वो आपको पहले ही समझा दिया है मैंने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में, साथ में उत्तर के प्रस्तुतिकरण में कहां पर कितना शब्द लगेगा, ये पूरा का पूरा। अब हम लोग चलते हैं उत्तर की ओर। तो प्रश्न आपके सामने है, ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, आपके पास हो सकता है जानकारी बहुत ज्यादा हो, परंतु एग्जामिनर को आपके बेवजह के जानकारी से कोई मतलब नहीं होता। आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है। आप फोकस कीजिए, बिल्कुल केंद्रित हो जाइए प्रश्न के उत्तर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, इंट्रोडक्शन बनाने के लिए, अर्थात इस प्रश्न का परिचय बनेगा। इसमें ज्वालामुखी उद्गार को प्लेट टेक्टोनिक से कंसर्न करके बनाना है हमें। तो पहला पार्ट क्या है, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए। तो पहला हम इंट्रो इसी से बनाएंगे, तो परिचय। अब यहां पर यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्कोप ही नहीं है कि आधुनिक सूचनाओं के अनुसार प्लेट टेक्टोनिक या परंपरागत, सीधे उत्तर पे आइए। ज्वालामुखी उद्गार मीन्स इरप्शन ऑफ वोल्केनो प्लेट टेक्टोनिक्स के तीनों गतियों
एवं सीमाओं। अब यहीं पर आप दे दीजिए अपसरण, कॉमा अभिसरण, चाहे तो ब्रैकेट दे सकते हैं। ये परिचय लिख के नहीं लिखना है आंसर, आंसर यहां शुरू हो रहा है। अपसरण, अभिसरण एवं संरक्षी से संबंधित है। यहां पर ये चूंकि गति हमने पहले लिख ही दिया है या सीमा, तो संरक्षी गति या संरक्षी सीमा लिखने की आवश्यकता नहीं है, शब्द हमें बचाना है। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार प्लेट टेक्टोनिक्स के तीनों गतियों एवं सीमाओं अपसरण, अभिसरण एवं संरक्षी से संबंधित है। तो बड़े ही सारगर्भित प्रकार से, कम शब्दों में परंतु बड़े सरलतम प्रकार से आपने अभी तक यह बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स और वोल्केनिक इरप्शंस में सीधे सीधे अंतर संबंध है। ये इसी लाइन से स्पष्ट हो गया। अब हम सीधे चलेंगे फोकस्ड होकर के अपसरण पर ज्वालामुखी क्रिया, अभिसरण पर ज्वालामुखी क्रिया और संरक्षी पर ज्वालामुखी क्रिया। क्लियर हो रहा है? इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि अपसरण, अभिसरण और संरक्षी के साथ ही हम अस्लाकृतियों को भी मेंशन करते चले। यह भी हो सकता है तरीका, क्योंकि उत्तर तो कई प्रकार से लिखा जा सकता है। आप मेरी बात फिर सुनिए। अपसरण और वहां पर जो निर्मित अस्लाकृति बने वो, अभिसरण और वहां पर जो निर्मित अस्लाकृति बने वो, और संरक्षी और वहां पर जो बने वो। लेकिन यहां पर हौच पौच होने की संभावनाएं होंगी, इसलिए मैंने एक शार्प या साफ प्रेजेंटेशन आपको बना के दिया। एक बार में आप कारण को बताइए और अगले चरण में आप उसके अस्लाकृति को बताइए, क्योंकि प्रश्न के उत्तर ऐसे ही दो भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम तीनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज हमें कारण को विश्लेषित करना है। ध्यान रखना है, प्लेट टेक्टोनिक का वही पार्ट मेंशन करना है जो ज्वालामुखी के उद्गार से संबंधित है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले पहला अपसरण। अपसरण सीमा पर, क्लियर हो गया? अपसरण सीमा पर संवहन तरंग, कन्वेक्शनल करंट लंबवत ऊपर भूपृष्ठ की ओर गतिशील होते हैं। अब देखो, या तो संवहन तरल में संभव है या गैस में, और यहां तरल होता है। तरल चट्टान मैग्मा होता है तो ज्वालामुखी हो गया, है ना? तो ऊपर भूपृष्ठ की ओर गतिशील होते हैं, उनके साथ ही मैग्मा भी प्रवाहित होते हैं। उनके साथ ही मैग्मा भी प्रवाहित होते हैं, क्योंकि संवहन तरंग जब तरल हो गया तो मैग्मा हो गया। मैग्मा शुड अपवेल, प्रवाहित होते हैं। इन्हीं से मध्य महासागरीय कटक निर्मित होता है या निर्मित होते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे तीनों को कलेक्टिवली, चूंकि 20 शब्द से कमी है, कलेक्टिवली एक बार हम ज्वालामुखी उद्गार के क्षेत्रों को भी दिखा देंगे। यहां पर चाहे तो प्लेट टेक्टोनिक्स के पिक्चर को बना सकते हैं, और या क्योंकि बहुत ज्यादा फिगर भी नहीं देना है, या हम एक साथ तीनों को दिखा देंगे, अपसरण का, अभिसरण का और संरक्षी का, है ना? तो ये हो गया अपसरण सीमा पर। तो यहां पर दरारी उद्गार से ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होगी। चाहे तो पिक्चर बना सकते हैं, चाहे तो पिक्चर नहीं बना सकते। अगर पिक्चर बनाएंगे हम, तो मैं यही बना दे रहा हूं। एक स्टेप सिंपल, ये महासागरीय भूपृष्ठ है, ये महासागरीय भूपृष्ठ का दूसरा भाग हो गया। ये संवहन तरंगे हैं, संवहन तरंगे।
और कुछ नहीं लिखना कि टकराएगा फिर विपरीत दिशा में मूव करेगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। संवहन तरंग, इसी के साथ आप मैग्मा को अपवेल होता हुआ दिखा दीजिए, अर्थात मैग्मा, और यहां से मैग्मा ऊपर की ओर प्रेजेंट भी, प्रकट भी हो रहा है। यही है मैग्मा। ठीक है, तो अपसरण सीमा पर किस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई, ये यहां तक आपने कम शब्दों में प्रेजेंट कर दिया। अब अभिसरण सीमा पर चलते हैं हम लोग। अभिसरण, अभिसरण सीमा यहां पे थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। महासागरीय, महासागरीय प्लेट अभिसरण। देखो, इसमें एक तरीका यह होता है कि जहां पर शब्द को कम करना है वहां पिक्चर को हम बढ़ा देंगे, छोटे छोटे पिक्चर्स जो उसके क्रियाविधि को विश्लेषित कर देंगे। महासागरीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण में दोनों प्लेट महासागरीय होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बस समझा रहा हूं। इसमें अधिक घनत्व का प्लेट क्षेपित होगा, वही भूगर्भ में पिघलेगा और ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होगी। अधिक घनत्व का क्षेपित प्लेट, क्षेपित मतलब सबडक्टेड, मैं बताता हूं कैसे। क्षेपित प्लेट भूगर्भ में पिघलकर, जैसे पिघला क्या बन गया, मैग्मा, पिघलकर मैग्मा निर्माण एवं बृहद विस्फोट के साथ, मैग्मा निर्माण एवं बृहद विस्फोट के साथ महासागरीय आंतरिक भाग में, महासागरीय आंतरिक भाग में, अब यहां बृहद विस्फोट तो लिख दिया है मैंने, आंतरिक भाग में छिद्र उद्गार युक्त ज्वालामुखी क्रिया संपन्न। यहीं पे समाप्त कर देना होगा, जो वर्ड्स हमारे पास बहुत लिमिट में है, कम करना है हमें। तो महासागरीय महासागरीय प्लेट में आंतरिक भाग छिद्र उद्गार से ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होगी, आपने ये बता दिया। यहां पर द्वीप, चूंकि आगे आप बताएंगे कैसा कैसा ज्वालामुखी बनेगा, स्थलाकृति तो बताना ही है ना, तो यहां यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। और आप चाहें तो यहां एक पिक्चर दे दें, ये महासागरीय प्लेट ऐसे कन्वर्स किया, ये महासागरीय प्लेट ऐसे कन्वर्स के ऊपर है, ये यहां पे ये मेल्ट किया, जैसे ये मेल्ट करेगा ये मैग्मा बनेगा और ये मैग्मा अपवेल करेगा और बृहद विस्फोट के साथ यही मैग्मा, बृहद विस्फोट के साथ यहां ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होगी और इसी से द्वीप आदि भी बन सकते हैं। बस आपको यही दिखाना है। अगेन रिपीटिंग, डिसिप्लिन ये है, ज्वालामुखी उद्गार दिखाना है, ना कि प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रियाविधि। तो ये महासागरीय महासागरीय हो जाता है, जापान के पास है ऐसा। अब अभिसरण में जो पहला है वो है महासागरीय महासागरीय, फिर दूसरा हो जाएगा यहां महासागरीय महासागरीय था, हो जाएगा, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसको,
महासागरीय, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। ठीक है, तो ये कहां पर होगा, ये आपको पता होगा, तटीय प्रदेश में होगा। सेम होगा, क्षेपित प्लेट के पिघलने से तटीय प्रदेश में बृहद ज्वालामुखी उद्गार छिद्रयुक्त। क्षेपित प्लेट, मैं यहां पिक्चर के लिए छोड़ देता हूं। क्षेपित प्लेट, क्षेपित महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट के भूगर्भ में पिघलने, भूगर्भ में पिघलने एवं मैग्मा निर्माण से तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में बृहद विस्फोट डैश छिद्र उद्गार युक्त ज्वालामुखी अब यहां पे शब्द आपने कुछ बचाया, आगे काम ही करने वाला है। अब यहीं पर एक पिक्चर दे देंगे, तो कई बार क्या होता है कि पिक्चर कुछ जो छूटा है उसको आगे एक्सप्लेन कर देता है। ये कन्वर्स कर गया, जब ये कन्वर्स करेगा इस प्रकार से, और यहां पर हो जाएगा ये ग्रेनिटिक प्लेट का, महाद्वीपीय प्लेट का क्षेपण। ठीक है, तो ये भूगर्भ में पिघल कर बनाएगा मैग्मा, और तटीय प्रदेश में बनेगा तटीय ज्वालामुखी पर्वत। बस आपको इतना ही देना है। ये हो गया महासागरीय, महासागरीय, ये इसका पिक्चर है, ये इसका पिक्चर है। क्लियर हो रहा है आपको? तो अभिसरण में महासागरीय, महासागरीय प्लेट अभिसरण, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, और अब चलते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण पर। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। इसमें देखो दोनों प्लेट क्या है, महाद्वीपीय है, तो इसका भी दो पार्ट बन सकता है। एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जहां स्ट्राम्बोली और विशुवियस जैसे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है, सेम मैकेनिज्म होगा क्षेपित प्लेट के पिघलने से। ठीक है, क्षेपित प्लेट के पिघलने से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्ट्राम्बोली, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन एवं विशुवियस जैसे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, जबकि हिमालय या यूराल क्षेत्र में मैग्मा सतह पर नहीं आता, भूपृष्ठ के आंतरिक भाग में ही, भूपृष्ठ के आंतरिक भाग में ही
आंतरिक भाग में ही शीतल होकर अभ्यंतरित ज्वालामुखी स्थलाकृति निर्मित करते हैं। अब यहां पे एक पिक्चर हम लोग चाहे तो दे सकते हैं, देंगे ही बल्कि। एक आप महाद्वीपीय प्लेट को थोड़ा मोटा दिखाते हुए हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये हो गया भारतीय प्लेट, ये हो गया यूरेशियाई प्लेट। ये हुआ क्षेपण। अब चूंकि दोनों प्लेट महाद्वीपीय हैं इसलिए भूगर्भ में बहुत ज्यादा नीचे कोई नहीं जाएगा, बट यहाँ घर्षण से और तुलना में ये यही पिघलेगा, तो यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया होगी और ये महान हिमालय के आंतरिक भागों में इस प्रकार से पाए गए हैं। यही है अभ्यंतरित ज्वालामुखी स्थलाकृति। आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पिक्चर आप बना दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपने अभिसरण को भी बजाते लिखा। मैं शब्दों को काउंट करते हुए, कई बार आपको लगेगा सर बहुत ज्यादा शॉर्ट में समअप कर दिए हैं। उत्तर का अनुशासन यह है कि 200 शब्द ऑलरेडी ज्यादा है, 125 शब्द में ही समाधान के ज्यादा प्रश्न आते हैं। 200 शब्द को भी यदि आप क्रॉस करते हैं इसका मतलब आपको लिखने नहीं आता और आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। फाइल पे तो आप नोट ही लिखेंगे ना, क्लर्क पूरा फाइल तैयार करके लाता है। ये आदत आपको आपके दक्षता के इस प्रक्रिया में दिखना भी चाहिए। इसलिए नहीं केवल आपको फाइल पे नोट लिखना है, गागर में सागर या सागर में गागर, गागर में सागर ही लाना होता है, कि प्रक्रिया भी आपको दिखानी है। इसलिए मैं पिक्चर बना दे रहा हूं साथ में, ताकि यदि थोड़ा कम लिखा जाए तो वहां से यह स्पष्ट हो जाए। क्लियर हो रहा है? अब हम चलेंगे संरक्षित सीमा पर। तो तीसरा था संरक्षी गति। क्लियर हो रहा है? इसमें दो प्लेट समानांतर चलते हैं, परंतु फिर मैं यहां रिपीट करूं, आपको समानांतर आदि एक्सप्लेन नहीं करना। साक्षी गति प्रक्रिया में भ्रंश निर्माण के साथ दबाव घटने से चट्टान पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। यही बेसाल्टिक तरल मैग्मा सतह पर प्रकट होता है। तो भ्रंश बनने से मैग्मा बनता है। जैसे मैग्मा बनेगा ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होगी। या इसमें चाहें तो थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, समानांतर प्लेट गति में भ्रंश निर्माण से भूगर्भ में दबाव की कमी से चट्टान का परिवर्तन या चट्टान बेसाल्टिक चट्टान, पूरा यहीं आ जाएगा, बेसाल्टिक चट्टान तरलावस्था में परिवर्तित। मैंने कहा था 15 ही शब्द। देखो ये थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं। बेसिकली भूगर्भ में जो चट्टान का तापमान है या मेंटल में रॉक्स पे जो टेम्परेचर है
वो 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस ही है। इतने पे चट्टान पिघलकर मैग्मा में स्वतः परिवर्तित हो जाना चाहिए, परंतु जो दबाव है, प्रेशर, जिसको कि मापते हैं पास्कल में, जलवायुवीय या जलवायुविक जो दबाव होता है उसको मापते हैं मिलीबार में, संरचना के दबाव को मापते हैं पास्कल में। दबाव चट्टानों के प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है। दबाव यानी प्रेशर जब ज्यादा होगा तो चट्टानों का प्रतिरोधी क्षमता भी ज्यादा होगा, अर्थात कम तापमान या उतने ही तापमान पर वो नहीं पिघलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो जैसे ही भ्रंश बनता है, भ्रंश बनने से क्या होता है, दबाव घट जाता है। दबाव घटने से उसी तापमान पर चट्टान मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, तो क्या बन गया, मैग्मा। और मैग्मा बना, ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई। आया समझ में? तो यहां पर परिवर्तित एवं ज्वालामुखी क्रिया, इसी से बनता है पठार। बस यहां पर यही लिखेंगे, चूंकि हमें आगे भी उत्तर को बहुत तेजी से बढ़ाना है। यहां संरक्षित सीमांत का यदि आप पिक्चर लेना चाहें, सपोज कीजिए एक प्लेट, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर बना दे रहा हूं मैं। एक प्लेट इस ओर जा रहा है, एक प्लेट इस ओर आ रहा है। ये क्या है, भ्रंश। तो जैसे ही भ्रंश बनता है, नीचे का जो चट्टान है इस पर दबाव कम हो जाता है। दबाव कम, इसलिए मैग्मा। और पिक्चर में लिखे गए शब्दों को काउंट नहीं किया जाता है। छोटे छोटे पिक्चर बनाइए, कॉपी के पेज के राइट साइड में छोटे पिक्चर जल्दी बनते हैं, हार्डली 10 सेकेंड्स में बन जाएंगे, और साथ में बहुत अच्छी गुणवत्ता को प्रदर्शित भी करेंगे ये, है ना। और इसी से फिर जो मैग्मा निकलेगा, बेसाल्टिक मैग्मा, बेसाल्टिक मैग्मा का ऊपर की ओर प्रवाह होगा और दोनों ही ओर बेसाल्टिक मैग्मा फैलेगा। हरा समझ में, ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होगी। तो यहां तक आपने प्रश्न के उत्तर का पहला पार्ट एक्सप्लेन किया। मैं रिपीट करता हूं, पहले हमने परिचय दिया, अब आप लिख के परिचय नहीं लिखेंगे। परिचय में हमने बताया कि ज्वालामुखी का प्लेट टेक्टोनिक्स के तीनों गतियों से, अपसरण, अभिसरण और संरक्षी से सीधा सा संबंध है, और इसी से ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। ज्वालामुखी उद्गार, उद्गार कैसे पूछा गया है ना, संबंधित है। अब ये हो गया हमारा परिचय, यहां पर समाप्त। अब यहां से पहला पार्ट शुरू होता है उत्तर का, ये उसी का पार्ट है वैसे, अपसरण सीमा। अपसरण सीमा पर क्या बताया था, संवहन तरंग लंबवत ऊपर भूपृष्ठ की ओर गतिशील होते हैं। संवहन या तो तरल में या गैस में संभव है, तो संवहन तरंग के साथ ही उनके साथ मैग्मा भी प्रवाहित होते हैं। मैग्मा ही तो ज्वालामुखी क्रिया हुआ। और फिर पिक्चर में स्पष्ट कर दिया गया है, कटक आदि मैंने नहीं बनाया। मैं बार बार कह रहा हूं, प्लेट टेक्टोनिक्स के पूरी प्रक्रिया को यहां नहीं लिखना है। स्मार्टनेस यह है कि जहां ज्वालामुखी से उसका अंतर संबंध है, हमें वही प्रेजेंट करना है। इसके बाद हमने अभिसरण को लिखा। अभिसरण के तीनों पार्ट में किस किस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। ये छिद्र उद्गार से संबंधित है, महासागरीय महासागरीय में, महासागरीय महाद्वीपीय में, और महाद्वीपीय महाद्वीपीय में, जिससे कि अभ्यंतरित ज्वालामुखी स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो कंटेंट वाइज भी आप बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं, कंटेंट वाइज भी आप बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं, साथ साथ बताते हुए कौन सी स्थलाकृति कहां पर कैसे बननी है। और फिर आपने बताया संरक्षित सीमा को। तो पार्ट 1, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप शब्दों को भी काउंट कीजिएगा, अबाउट 90 to 100 वर्ड्स होंगे, क्योंकि बेस्ट प्रेजेंटेशन यही है। प्रश्न पर आप इसको लिख करके नहीं बना सकते, लेकिन माइंड में आप सेट करने की जब आदत डाल लेते हैं, इतिहास हो या भूगोल हो या पॉलिटी हो, किसी विषय का भी, कि हम इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे, किस क्रम में करेंगे, तो बेहतर प्रस्तुतिकरण अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर, ज्वालामुखी स्थलाकृति। तो बेस्ट प्रेजेंटेशन ये होता है कि हम एक फ्लो चार्ट दे देंगे, और फ्लो चार्ट में बताएंगे कि किस किस प्रकार के स्थलाकृतियों का हम लिखने वाले हैं या होते हैं। तो यहां पर हम दे दें
ज्वालामुखी स्थलाकृति। एक फ्लो चार्ट दे देते हैं हम लोग पहले। इससे क्या होगा कि शब्द जब पूरा होने वाला होगा तो हम छोड़ भी देंगे, तब भी एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी के पास कंटेंट और कंसेप्ट दोनों पर्याप्त थे, प्रस्तुतिकरण भी बहुत शानदार था, परंतु अनुशासन यह था, डिसिप्लिन यह था कि विद्यार्थी को 200 शब्द में ही उत्तर लिखना था, इसलिए विद्यार्थी ने इसको छोड़ दिया। तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब इसमें सबसे पहले आएगा अभ्यंतरित, इंट्रूसिव। आपको दोनों भाषाओं में लिखना नहीं है, इवन मैं भी लिख नहीं रहा हूं, मतलब जनरली मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम कभी कई परीक्षार्थी इसको देखते हैं। अभ्यंतरित मतलब इंट्रूसिव, यानी भूपृष्ठ के अंदर, ये मैंने स्पष्ट किया था पहले ही, भूपृष्ठ के अंदर के आंतरिक भाग में। ठीक है, पहला हो जाएगा बैथोलिथ, और एकदम आपको याद भी हो जाएगा यदि याद नहीं है तो, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल एवं डाइक। मेरा प्रयास होगा कि इन सबको हम 20 से 25 शब्दों में लिख दें, जो प्रस्तुतिकरण में हमने आपको बताया था। अब इसका दूसरा पार्ट होगा सतह पर। सतह पर, बस यहां पे इतना ही लिखिए। अब एक हो जाएगा पर्वतीय स्थलाकृति, पर्वतीय स्थलाकृति अर्थात जो पर्वत की तरह बनते हैं, और दूसरा हो जाएगा पठारी स्थलाकृति, अर्थात जो प्लेट्यू शेप में बनते हैं। पर्वतीय में हम डोम या कोन कहते हैं, शंकु, है ना। तो सबसे पहले हो जाएगा अम्लीय गुंबद, अम्लीय गुंबद। दूसरा हो जाएगा क्षारीय गुंबद। तीसरा हो जाएगा मिश्रित गुंबद, जिसमें अम्ल की प्रधानता हो, इसमें क्षार की प्रधानता हो, इसमें सबकी प्रधानता, दोनों की प्रधानता हो। अम्लीय गुंबद, क्षारीय गुंबद, मिश्रित गुंबद। क्लियर हो गया। चौथा ले लीजिए परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु या गुंबद। पांचवा ले लीजिए घोंसलेदार शंकु, घोंसलेदार शंकु। छठा ले लीजिए क्रेटर एवं कॉल्डेरा। देखिए यहां एक बात स्पष्ट बता दूं, नेस्टेड डोम या प्लग डोम बोलते हैं, ग्रीवाखंड। आप चाहे तो पॉइंट वाइज यहां पे लिख लें, सातवां ग्रीवाखंड। और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु कलेक्शन नहीं करना, हमें सिलेक्शन करना है। बात समझ गए। तो यहां तक तो स्पष्ट तौर पे आप लिख देंगे। इसलिए मेरा मानना है पर्याप्त कंटेंट इसमें दिया जा चुका है, इसको हम हटा देते हैं और इधर चले आते हैं। इसमें बन जाएगा लावा पठार, लावा मेसा, लावा बूटी। तो अभी इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम कहां पर कौन कैसे बनेगा ये स्पष्ट कर दिए। एक आध दो या तीन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है कि विद्यार्थी को सारे कंटेंट पता है। खासकर विद्यार्थियों का जहां हाथ तंग होता है वो ये वाला है, इसमें विद्यार्थियों को याद नहीं होता। लेकिन पिक्चर
और साथ में सीमित एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, फिर इसको और उसको। चलते हैं आगे हम लोग। तो पहले हम इसको देखते हैं, एक वाक्य में ही सबको लेंगे। पैथोलिथ आधार में शीतल आधार में शीतल बस इतना ही दीजिए। ये बृहत्तर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन आधार में शीतल, पैथोलिथ आधार में शीतल, उसके ऊपर गुंबद स्वरूप में लैकोलिथ, ये गुंबद की भांति होंगे, लैकोलिथ, कौमा अपनति एवं अभिनति के बीच पैकोलिथ। ऑलमोस्ट अर्थ स्पष्ट हो रहा है, पिक्चर इसको और स्पष्ट कर देगा। आधार में पैथोलिथ, गुंबद के रूप में लैकोलिथ, अपनति एवं अभिनति में पैकोलिथ, क्षैतिज रूप से सिल तथा लंबवत डाइक निर्मित होते हैं। तो आप काउंट करके देख लीजिए, ये 15 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से 18 के बीच होगा। हमने कहा भी था कि 20 से ज्यादा लेने पे प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे बेहतर ये होगा, इन सभी के एक बढ़िया पिक्चर को हम बना दें, तो जो थोड़ी लिखने में हमने, हालांकि वो स्ट्रेटजी का पार्ट है, लिखने में हमने जो छोड़ा है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। ये सपोज करो अब इसमें अगर हम लेंगे बैथोलिथ को, पूरे के पूरे आधार सेल के तौर पे हो जाएगा बैथोलिथ। ये हो गया बैथोलिथ। अब इसी में यूं एक ऐसे गुंबद के रूप में ऐसे हो जाएगा, इसी को मशरूम भी बोलते हैं। ये हो जाएगा लैकोलिथ, साथ में यहीं पर ले लेते हैं, इसी में ऐसे एंटीक्लाइन या अलग बना देते हैं। ये मान लीजिए एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, अपनति अभिनति बोलते हैं। इसमें यदि ये ऐसे शीतल हुआ, ऐसे शीतल हुआ, ऐसे शीतल हुआ, ऐसे शीतल हुआ, क्लियर हो रहा है? ये एंटीक्लाइन है या सिनक्लाइन है? फिर ऐसे शीतल हुआ, ऐसे शीतल हुआ, तो ये हो गया पैकोलिथ, बैथोलिथ, लैकोलिथ, पैकोलिथ। अब चले हम लोग सील और डाई को बनाने। तो ये हो गया, ये डाइक है, लंबवत है, डाइक। इसी में जो क्षैतिज रूप से ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा सिल। सिल से सिलवट्टा याद रखिएगा। सिलवट्टा हालांकि आजकल तो कम जानते हैं,
तो ये पूरा का पूरा अभियांत्रिक स्थलाकृतियों का शॉर्टेस्ट बट सारगर्भित एक प्रेजेंटेशन हो गया। मतलब कम शब्दों के साथ साथ पिक्चर और उसका बेस्ट प्रेजेंटेशन में से कर सकते हैं। अब चलते हैं स्थल के ऊपर जो बनते हैं उनके विषय में, है ना। तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, ये देखिए, अम्लीय गुंबद, क्षारीय गुंबद, मिश्रित गुंबद। अम्लीय गुंबद और क्षारीय गुंबद में क्या क्या आता है, याद है आप लोगों को? देखिए, ये हो गया अभियांत्रित, ये लिखकर नहीं लिखना है, मैं आपके अलग अलग बेहतर समझने के लिए, सतह पर पर्वतीय, सतह पर पर्वतीय। देखो, जैसे पहला था अम्लीय गुंबद, तो यहां पे अब हम लोग एक पैराग्राफ में लेके चले तो सब का सब बेहतर प्रकार से प्रेजेंट हो जाएगा। अम्लीय गुंबद अम्लीय गुंबद में लावा अधिक ठोस होता है या सिंपल ठोस होता है। लावा ठोस होता है जिससे ऊंचाई अधिक, क्लियर हुआ? जबकि जैसे सिंडर शंकु, सिंडर शंकु ये उदाहरण हो गया। जबकि क्षारीय गुंबद, जबकि क्षारीय गुंबद में लावा तरल होता है, या होता है भी छोड़िए, लावा तरल, इसलिए ऊंचाई कम। क्या हो रहा है? अब देखो, इतने ही में अभी हार्डली 12-15 शब्द हुआ होगा, 12 से 14 शब्द, आपने अम्लीय गुंबद भी लिख दिया और क्षारीय गुंबद भी लिख दिया। अम्लीय गुंबद, क्षारीय गुंबद, ये प्रेजेंटेशन का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर है ऊंचाई कम, जैसे सिल्ड, सिल्ड एक वोल्केनो का नाम है, सिल्ड ज्वालामुखी। तथा दोनों के कई परत एक साथ हों तो मिश्रित ज्वालामुखी। एकदम कंसंट्रेटेड है, सेंटर्ड है इसी बात पे कि हमें केवल तथ्य देना है और बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है। अब इसमें तस्वीर बनानी है तो हमें, आप देखेंगे जो एसिड डोम होता है उसकी ऊंचाई को अधिक दिखाया जाता है। ये हो गया एसिड डोम, ये इसका बेस बना देते हैं। बगल में ही बना दीजिए बेसिक डोम, ये हो गया अम्लीय गुंबद। और यहां पर बना देते हैं क्षारीय गुंबद। ठीक है, ये हो गया क्षारीय गुंबद। ये ऊंचा कम क्यों है, ये इसी से स्पष्ट है, क्षारीय गुंबद। आ रहा समझ में? अब मिश्रित में, मिश्रित का तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं है, वो लेयर बाय लेयर होता है। तो सतह पर निर्मित में अम्लीय गुंबद, क्षारीय गुंबद और मिश्रित, तीन हो गया। अब
परिपोषित और घोंसलेदार। परिपोषित जब ज्वालामुखी पर्वत की ऊंचाई अधिक हो जाए, अधिक हो तथा भुजा कहते हैं पर्वत की भुजा, लिम्ब ऑफ द माउंटेन, तथा भुजा पर लघु या छोटे शंकुओं का निर्माण हो तो उन्हें परिपोषित तथा क्रेटर में लघु शंकुओं का निर्माण, लघु शंकुओं के क्रेटर में लघु शंकुओं के निर्माण से घोंसलेदार शंकु, घोंसलेदार शंकु निर्मित होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, टेक्निकल थोड़ा विषय भी है कि आप वाक्य को पूरी सिमेट्री से पूरा ना करें, तकनीकी स्तर पर लिखने का प्रयास करें। अब पिक्चर बता देगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे। हाथ में तो आपने बताया ही, ज्वालामुखी पर्वत की यहां ऊंचाई होगा, ऊंचाई अधिक हो तथा भुजा पर लघु शंकुओं का निर्माण हो जाए, यह पुनर्विस्फोट से होता है तो परिपोषित शंकु, और यदि क्रेटर के अंदर हो जाए तो घोंसलेदार शंकु। आप इसको गोल नहीं घेरेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब तस्वीर से देखिए ये कैसे बनता है। जैसे ये अगर मान लीजिए ज्वालामुखी का पर्वत है, यदि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई है तो होता यह है कि अब विस्फोट से ऊपर विस्फोट ना होकर यहां किनारे पर ही विस्फोट हो जाता है। लाल से कर रहे हैं, किनारे पर, इसी बोलते हैं लिम्ब। लिम्ब मतलब पर्वत की भुजा। तो यहां पर एक छोटा शंकु बन गया, यहां पर एक छोटा शंकु बना, शंकु मतलब ज्वालामुखी का पर्वत। फिर इसी के वेंट से यहां और बन गया। तो बेसिकली ये जो ज्वालामुखी है वो इस मतलब जो लाल वाले बनाए बने, ये जो छोटे छोटे शंकु बने, ये मुख्य शंकु पर ही निर्भर है, अर्थात ये पैरासाइट है, परिपोषित है, इसीलिए ये परिपोषित शंकु हो गया। परिपोषित लघु शंकु या लघु पर्वत, इसी को पूरे को कहेंगे परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु घोंसलेदार कैसे बनेगा? तो जब क्रेटर या कॉल्डेरा में, ये सपोज कीजिए क्रेटर हो गया कॉल्डेरा, इसमें दोबारा विस्फोट होगा, इसके अंदर में जब छोटे छोटे शंकु बनेंगे तो देखने में घोंसले की भांति लगते हैं, इनको कहते हैं घोंसलेदार शंकु। ठीक है, तो यहां पर आपने परिपोषित और घोंसलेदार को तकनीकी रूप से प्रेजेंट किया। अब यहां के बाद क्रेटर और कॉल्डेरा बच रहा है, तो एक साथ आप बता दीजिए ज्वालामुखी पर्वत के शीर्ष पर चपटा तस्तरी नुमा आकृति क्रेटर एवं उसके अपर्दन से
एवं उसके अपर्दन से आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि से कॉल्डेरा, मतलब क्रेटर ही बनता है कॉल्डेरा, कॉल्डेरा का निर्माण। तो क्रेटर छोटा हो गया, इसी में आप बना दीजिए, ये है क्रेटर और आकार ये बड़ा दिख भी रहा है, ये हो गया कॉल्डेरा। अलग से पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहां पर आपका जितना भी पर्वतीय स्थलाकृतियों की चर्चा आपने की थी, ये पूरा हो गया। अब चलते हैं पठार पर। आप टोटल वर्ड भी काउंट कर लीजिएगा, 185 से 90 के आसपास। अब ये हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रिपरेशन करके ऐसा करने पे हो सकता है। अगर आप प्रस्तुतिकरण बनाने की आदत डाल लें, शब्दों को संकुचित करने, तो कॉम्पैक्ट करने, तकनीकी स्तर पर लिखने, ये प्रत्येक विषय में आपको करना हो, चाहे वो सामाजिक विषय के मुद्दे का उत्तर हो, इतिहास हो, पॉलिटी हो, चूंकि कंटेंट और कंसेप्ट यदि आप बेहतर प्रकार से पढ़ते हैं हमेशा ज़्यादा होगा, परंतु उसको कॉम्पैक्ट रूप में एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ ही प्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपका पर्वतीय भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग पठारी पर। पठारी स्थलाकृति, संरक्षी सीमा पर तरल लावा, तरल बेसाल्टिक लावा के क्षैतिज निक्षेप से तरल बेसाल्टिक लावा के, ये बेसिकली मैंने क लिखा है, तरल बेसाल्टिक लावा के, देखो तरल है तो फैलेगा क्षैतिज रूप से, क्षैतिज निक्षेप से, क्षैतिज निक्षेप से लावा पठार का निर्माण, जैसे दक्कन का लावा पठार, या दक्कन यहीं पर देते हैं, एवं कोलंबिया, कोलंबिया है यूएसए में, कोलंबिया का पठार। एक एग्जाम्पल आपने भारत से लिया और एक एग्जाम्पल आपने ले लिया वर्ल्ड का। क्लियर हो गया? तो ये भी लिखने का एक तरीका है। पुनः लावा पठार के अपर्दन, लावा पठार के अपर्दन से लावा मेसा, मेसा के अपर्दन से लावा बूटी, तथा मेसा के अपर्दन से लावा बूटी का निर्माण। अब आप इसमें भी शब्दों को देखिए, जबकि तीनों को ही प्रेजेंट कर दिया गया है। इसी को ग्रांड मेसा, जब बहुत बड़ा होता है तो ग्रांड मेसा या ग्रांड बूटी भी कहते हैं। इसका तस्वीर कैसे बनेगा? तो 3 क्रमों में हम बनाएंगे। पहले ले लेंगे बेस, ये हो गया बेस, ठीक है। इस बेस पर ये जो ब्लैक वाला ऐसे पठार बना, ये है लावा पठार, लावा पठार। ये बृहत्तर क्षेत्र में है, बृहत्तर क्षेत्र, मतलब मोस्ट स्टैंडर्ड लावा पठार। अब इसमें नदियों के द्वारा अपर्दन होगा, तो ए बी कैसे बनेगा? तो भाई बी में अपर्दन तो जरूरी है ना, बी का, ए का। तो यहां पर सेम साइज का, जैसे बेस था, बेस तो अपर्दित होगा नहीं अभी,
ये बी हो गया। अब इसमें नदियों के द्वारा ये देखो लावा पठार का ऐसे अपर्दन हो गया, ये नदी के द्वारा है। अब ये बन गया लावा, ये दोनों नदी है, लावा मेसा। क्लियर हुआ? ये मध्यम आकार का होता है लावा मेसा। इसमें चाहे हम तो थोड़ा इसको बृहद प्रकार से अपर्दित कर सकते हैं, थोड़ा सा और बृहद। मैं बता देता हूं कैसे। ये नदी के अपर्दन से हुआ है। क्लियर हो गया? ये हो गया लावा मेसा। अब देखो सी कैसे बनेगा। फिर एक बेस लेंगे, ये लाखों करोड़ वर्षों के बाद होगा। अब इसमें अपर्दन बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे बचा, फिर अपर्दन ऐसे। ये शीर्ष बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है, इसको कहते हैं लावा ऊटी। इसी को टेबल कुर्सी स्थलाकृति भी कहते हैं। ये टेबल हो जाता है, बगल में कुर्सी, टेबल चेयर लैंडफॉर्म, टेबल कुर्सी स्थलाकृति। अब इस प्रकार के उत्तर में क्योंकि शब्दों की ऑलरेडी कमी है, हालांकि मेरा 185 से 90 के आसपास आप काउंट कीजिएगा, देखिएगा होगा, लेकिन आप इसमें क्रमशः बता रहे हैं कि अपर्दन किस प्रकार से हो रहा है। यानी लावा पठार पहले बना, उसके बाद नदियों और सीमित रूप से वायु के अपर्दन से लावा मेसा बना, बृहत्तर क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, लघु क्षेत्र कौन हो जाता है? बूटी। यानी धीरे धीरे वो घटता जा रहा है, तो ये क्रम में बना है। यही इस प्रश्न के उत्तर का एक शानदार सारगर्भित विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण है। यही स्किल जिसको हम राइटिंग स्किल कहते हैं, उत्तर लेखन कौशल या दक्षता या क्षमता, जिसका विकास आप में होना चाहिए, क्योंकि जानकारी अच्छे पढ़ने वाले परीक्षार्थियों के पास होता है। कई बार हम ये सोचते हैं अच्छी जानकारी के बावजूद भी बेहतर अंक क्यों नहीं मिला, उसका कारण होता है बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं था। आप देखेंगे 5 स्टार होटल्स में या लोकल होटल्स में क्या अंतर हो सकता है, कुछ कम स्टार वाले होटल्स में फिनिशिंग का ही कीमत होता है। अर्थात जो वस्तु जहां होनी चाहिए वो बिल्कुल वहीं आपको दिखेगा, आप जितने ज्यादा व्यवस्थित चीजों पे जाएंगे। इसी को कहते हैं प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट। और आप भारत के ब्यूरोक्रेसी के टॉप पर जाने वाले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश विशेष में ग्रुप बी सर्विसेज में आप पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो जॉब पाने वाले लोग हैं, तो टॉप यही लोग हैं। एसडीएम, डिप्टी एसपी या जिस विभाग में आप जाइएगा राज्य के अंतर्गत, तो ऑब्वियसली आपको श्रेष्ठ प्रेजेंटेशन, एक बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण जानना ही चाहिए। और उत्तर लेखन क्षमता के माध्यम से लोक सेवा आयोग या यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग आपका परीक्षण करता है। टीम दृष्टि का प्रयास यही है कि आपको उन क्षमताओं का आप में विकास किया जा सके, ताकि अपनी जानकारी के माध्यम से जो जानकारी आपने एकत्रित किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी बड़े जीवटता के साथ गंभीर होकर के तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि जिंदगी के यही उम्र तमाम प्रकार की इच्छाओं का भी होता है, और इच्छाओं का दमन करके वो तैयारी करते हैं, करियर बनाना है। लेकिन कई बार बेहतर समझ ना होने से करियर को कैरियर बनते, जो साइकिल के पीछे होता है जिसपे बोझा रखा जाता है, देर नहीं लगता। लेकिन बेहतर उत्तर लेखन क्षमता के विकास से कई बार जानकारी कम होने पर भी, यानी कंटेंट घटने पर भी, प्रेजेंटेशन शानदार होने पे अंक आपको मिल जाता है। और जीएस में ये समस्या ही नहीं है कि आपके पास जानकारी कम है, जानकारी एक पास पर्याप्त है या ज्यादा है। अब उसका बेस्ट प्रेजेंटेशन अर्थात श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण कैसे बनाना है, यही आपको सीखना है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं इस बड़े सामान्य से प्रश्न में भी कैसे कंटेंट, कंसेप्ट और सब कुछ समायोजित करके, अंतर संबंधित करके कैसे प्रेजेंट करने का आर्ट है, वो आपने देखा होगा, सीखा होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के उत्तर पे। अभी 2020 में कई प्रश्न और बचे हैं जिनका विश्लेषण हम करते हैं। प्रयास है उत्तर मिलने के साथ साथ आप उत्तर लेखन क्षमता या कौशल का विकास होना चाहिए।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।